आदाब, मैं मशहूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट प्रेसिडेंट वक्फ प्रोटेक्शन डेवलपमेंट यूनिट आपसे एक अहम मौजू पे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल आज़ादी के मनाए जा रहे हैं। माइनॉरिटीज़ को हर जगह दबाया जाता है, ख़ासतौर पे मुसलमानों के हुकूक की पामाली होती है और हम इसी बात में लगे रहते हैं कि हमें कांग्रेस ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया या बीजेपी ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। लेकिन आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली पार्टी जो आज साबित हुई है वो है आम आदमी पार्टी और उसके मातहत चलने वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड, जिसकी सरबराही आम आदमी पार्टी के ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान साहब कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये नुकसान कैसे पहुंचा? आपको याद होगा कि सन 2014 में यूपीए गवर्नमेंट ने इलेक्शन से कबल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी करी थी जिसमें उन्होंने 123 वक्फ प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई कर दिया था और उसका मतलब ये था कि ये प्रॉपर्टीज अब गवर्नमेंट की तहवील से या गवर्नमेंट के कंट्रोल से हटकर दिल्ली वक्फ बोर्ड की तहवील में चली जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज का तनाज़े कहाँ से हुआ, तो इसका थोड़ा एक पस मंज़र जानना जरूरी है। 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ और कलकत्ता से अंग्रेजों ने तय किया कि कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट की जाएगी, तो दिल्ली में डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा होने थे। दिल्ली में ऑफिसेज वगैरह भी बनाने थे और कॉलोनीज भी बनानी थी क्योंकि कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट होनी थी। तो 1911 से लेकर 1915 के बीच में अंग्रेजों ने उस टाइम में दिल्ली में बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्वायर करी। उसमें जो बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्वायर करी वो थी वक्फ प्रॉपर्टीज। तो उस ज़माने में मुसलमानों ने उसको थोड़ा उसके साथ एतराज़ भी जताया कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज है, आप उसको एक्वायर नहीं कीजिए। हालांकि अंग्रेज गवर्नमेंट उसका कंपनसेशन दे रही थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम उसका कंपनसेशन लेने से इनकार भी कर दिया और उनका यह भी मौक़िफ़ था कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार जो वक्फ हो गई वो ताक़यामत चीज़ वक्फ रहती है, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकती, उसको ख़रीद फरोख्त नहीं हो सकती, उसको हमसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो अंग्रेज़ों ने उनको अपने तहवील में ले लिया था। फिर 1954 में वक्फ एक्ट बना। वक्फ एक्ट बनने के बाद 1970 में दिल्ली में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का एक सर्वे हुआ। उस वक्फ सर्वे के बाद जो गजट नोटिफिकेशन हुआ उसमें दिल्ली की तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो सर्वे में आई थी उनकी पूरी डिटेल्स इंदराज कर दी गई। किसने वक्फ किया, कैसे किया, किस पर्पज़ के लिए वक्फ था, कितना एरिया है, किस काम में इसका आमदनी इस्तेमाल हो सकती है, वो सारी डिटेल उसमें मेंशन थी। तो उसके बाद जब ये हो गया तो LNDO ने और DDA ने उस वक्फ सर्वे को चैलेंज किया और डिक्लेरेटरी सूट डाले बहुत सारे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं है बल्कि ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें एक्वायर कर लिया था। तो ये मामला इल्तवा में पड़ा रहा और इसमें लोग अपना पक्ष रखते रहे। 1984 में आके कांग्रेस गवर्नमेंट ने कैबिनेट की एक मीटिंग करी और उसमें उन्होंने इस चीज़ को तय कर लिया कि ये 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो है ये डीनोटिफाई कर दी जाएंगी। और लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता उससे पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने हाई कोर्ट में रिट लगा दी और उन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी वो एक्वायर करी थी सेक्शन 48 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट में, और उसमें एक बार जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक बार एक्वायर कर लेती है और उसका कब्जा ले लेती है तो उसको जो है फिर डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता और उसको रिलीज नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट के कब्जे में से। तो मतलब वो गवर्नमेंट के कब्जे में ही रहती। तो इस बात को लेके इन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगा दी थी। हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को ये कह के डिस्पोज किया कि गवर्नमेंट इस चीज़ की इंक्वायरी करे और दोबारा से इसको देखे क्या इनका मौक़िफ़ है विश्व हिंदू परिषद वालों का और उसमें फैसला करे। ये बात है 2011 की। उसके बाद कमेटी बन गई, 1 मैन कमेटी बनी। उसमें मिस्टर JC आर्यन रिटायर्ड जज थे, उनको उसमें सरबराह बनाया गया। उन्होंने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी की रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, लेकिन वो रिपोर्ट जो थी वो कोई कारामद साबित नहीं हुई। ना वक्फ बोर्ड के हक में कुछ फैसला आया, ना विश्व हिंदू परिषद के लिए। वो रिपोर्ट एक तरीके से बिल्कुल साइलेंट रही हर चीज़ पे और दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया था कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसमें हर इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे देख ले कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है और उसी हिसाब से उसमें फैसला कर ले। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट उसमें फैसला नहीं कर पाई तो मामला फिर दोबारा से कोर्ट में गया और कोर्ट ने दोबारा से फिर डायरेक्शन दी और 2 मेंबर की कमेटी बन गई जिसमें रिटायर्ड जज मिस्टर SP गर्ग
प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और साथ में उनके एक राधा चरण साहब रिटायर्ड एसडीएम दिल्ली गवर्नमेंट के दानिश ऑफिसर थे। इन दोनों की कमेटी बनी। उस कमेटी ने अखबार में इश्तहार दिया जिसमें कहा कि 9/11/21 तक जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी ऑब्जेक्शंस दे दें। मेन स्टेक होल्डर मैं आपको बता दूं, इसमें जो आज हमें तशवीश हो रही है, जिस चीज़ की तकलीफ है सबसे ज़्यादा, वो मेन स्टेक होल्डर इसमें था दिल्ली वक्फ बोर्ड। क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज रिलीज होकर डीनोटिफाई होकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहवील में आने वाली थी, जिससे वक्फ बोर्ड की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा होने वाला था, जिससे यतीम बेवाओं की कफालत होती और मुस्लिम वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स और काम भी होते। तो वक्फ बोर्ड ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके बाद इसकी डेट भी एक्सटेंड हुई और 15 अप्रैल 2022 तक एक्सटेंड किया गया कि लोग अपनी ऑब्जेक्शंस, अपना क्लेम या अपना व्यू पॉइंट जो भी है इसमें फाइल कर दें। लेकिन वक्फ बोर्ड उसमें भी नहीं आया। ये बात वक्फ बोर्ड नहीं आया मुझे भी मालूम है, क्योंकि मैं जब उसमें कुछ केसेस के सिलसिले में वहाँ कमेटी के सामने पेश हुआ था तो तब मुझे जस्टिस गर्ग साहब ने कहा था कि इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड वाले तो आते ही नहीं है। तो तब मेरे सामने ही उन्होंने डायरेक्शन दी थी राधा चरण साहब को, जो एसडीएम थे, कि आप इसमें दोबारा से वक्फ बोर्ड वालों को नोटिस दीजिए कि वो आए और अपना पक्ष रखें। लेकिन अफसोस की बात है वक्फ बोर्ड वाले उसके बाद भी नहीं गए। ना जाने की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब पिछले 1-2-3 साल से आप जानते हैं कि किस तरह करप्शन और मिस अप्रोप्रिएशन के चार्जेस झेल रहे हैं। उनके ऊपर इतने मिस अप्रोप्रिएशन, करप्शन, बदउनवानवी के चार्जेस लग गए हैं। चाहे पहले सीबीआई का 2016 का केस हो, उसके बाद 2018 में जो उन्होंने इलीगल रिक्रूटमेंट करी, उसके बाद दूसरा केस रजिस्टर हो गया एसीबी का, और उसके बाद अब ईडी भी छानबीन कर रही है। तीनों इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनकी छानबीन कर रही है। तो इस वजह से हो सकता है वो इतने अपने आप बचाव में इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के मामलात में बिल्कुल लापरवाही बरती। वक्फ बोर्ड के स्टाफ को इस तरह कोई हिदायत नहीं दी कि किस तरह वो अपना मामला तैयार करके उस कमेटी के सामने अपना रुख रखें, अपना स्टेटस बताएं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उनकी इस लापरवाही का सबब ये हुआ कि जो 123 बेशकीमती दिल्ली की प्रॉपर्टीज है वो अब दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तहवील में चली गई हैं। वक्फ बोर्ड को तमाम तर जिम्मेदारियों से और उसका जो कंट्रोल जो भी था उससे एब्जॉल्व कर दिया गया है। ये LNDO का एक लेटर आया है जो 8 फरवरी 2023 का है। मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ के सुना देता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से इशू हुआ है, जो चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम है, और इसका सब्जेक्ट है वक्फ बोर्ड टू बी एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू 123 प्रॉपर्टीज लिस्टेड एज वक्फ प्रॉपर्टीज। इसमें उन्होंने बताया है कि 2 मेंबर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जो कमेटी तश्कील दी गई थी रिट पिटीशन नंबर 2901 ऑफ 2014 टाइटल्ड एज इंटरेस्ट विश हिंदू परिषद एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उस कोर्ट के फैसले के तहत यह कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी ने जो है बार बार इनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद ये नहीं आए, और उसके बाद लास्ट में जो ऑपरेटिव पैरा है इस लेटर का, उसमें लिखा है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव फैक्ट्स दैट दिल्ली वक्फ बोर्ड डज नॉट हैव एनी स्टेक इन द लिस्टेड प्रॉपर्टीज, neither have they shown any interest in the properties nor filed any objections/claims. It is therefore decided to absolve Delhi Waqf Board from all matters pertaining to 123 Waqf properties. Physical inspection of all 123 properties shall also be carried out. ये लेटर दिया है डिप्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर LNDO, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, और इसकी कॉपी उन्होंने भेजी है वाइस चेयरमैन DDA को और इंजीनियर ऑफिसर LNDO को। और उसमें उन्होंने हिदायत दी है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे DDA की 22 प्रॉपर्टीज़ हैं और LNDO की 61 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन प्रॉपर्टीज़ का इंस्पेक्शन कीजिए और वहाँ पे जो है इस नोटिस की कॉपी भी चिपका दीजिए सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो आप ये देखिए 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो अरबों रुपए की होंगी, उसको जो है इन्होंने किस तरह आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने अपनी लापरवाही के तहत कही है, या किसी साजिश के तहत कही है, या अपने बचाव के तहत कही है। इन्होंने जो है मुसलमानों की जो स्टेक था 123 प्रॉपर्टी से अपनी लापरवाही के तहत बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब एक और लंबी जद्दोजहद शुरू होगी। हम भी कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके अगर हम इस चीज़ की पैरवी करेंगे, मुसलमानों का पक्ष रखेंगे, और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी जाएंगे। और हमने वक्फ बोर्ड से भी इस पर रब्ता करना है कि वक्फ बोर्ड वालों के अगर हमारा जितना भी ताउन चाहिए इसमें हम उनका भी ताउन करने को चाहिए, क्योंकि यह कौम का असासा है। हमारे बुजुर्ग जो इसको वक्फ कर गए थे कौम के लिए, कौम की फलाह और बहबूद के लिए, फलाह के कामों के लिए, तो इसमें हम सबको आगे आना चाहिए। मैं अपनी तरफ से वक्फ प्रोटेक्शन डेवलपमेंट यूनिट की तरफ से इस बात की यकीन दहानी कराना चाहता हूँ
कि हमारा इसमें हर मुमकिन ताउन होगा, कानूनी चारागोही भी करेंगे ताकि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे हाथ से ना जाए। एक शोषा जो अभी छोड़ा गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से या हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, वो ये है कि उन्होंने कहा है जी गवर्नमेंट को कि आप सनातन बोर्ड बनाइए। सनातन बोर्ड वो किस चीज़ का बनाना चाहते हैं? सनातन बोर्ड के तहत ही वो उनकी एक साजिश ये होगी कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको चैलेंज करेंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ नहीं है, और उसके बाद वो सनातन बोर्ड जो है उसे चैलेंज करेगा और वो मामला जो है कोर्ट में चला जाएगा, इल्तवा में पड़ जाएगा। उसके बाद जो भी फैसला होगा, आप समझते हैं कि आजकल अदालतों का क्या रुख हो रहा है, और वक्फ बोर्ड आमतौर पे जो है हमारे वहाँ पे रिकॉर्ड इस तरह महफूज नहीं है, वक्फ नामे वहाँ पे नहीं है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो इतनी पुरानी है, 300, 400, 500 साल पुरानी है, उनके वक्फ के दस्तावेज भी मौजूद नहीं है। तो उसको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाई यूज़र अगर आप साबित कर सकते हैं वो तो आप कर सकते हैं, कोई मस्जिद है, कोई खानका है, दरगाह है, कब्रस्तान है, वो 300-400 साल पुराना है, तो उसे बाई यूज़र तो आप साबित कर सकते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे वो काम हो रहे हैं जो इस्लाम के हिसाब से हैं, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रस्तान हो, खानका हो, दरगाह हो। लेकिन कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो जहाँ पे रेजिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटी है, तो उसके आप बाय यूज़र साबित नहीं कर पाएंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर ये सनातन बोर्ड बन जाता है तो ये एक साजिश के तहत बनेगा और इसे वक्फ के इदारे को ही नुकसान करने के लिए होगा। तो इसलिए हम सबको अब एकजुट हो जाना चाहिए, और वक्फ प्रोटेक्शन डेवलपमेंट यूनिट के तहत हम अपना खुद एक सर्वे करने वाले हैं पूरी पुरानी दिल्ली में, जो 1970 का गजट है उसके हिसाब से जो जहाँ जहाँ वक्फ प्रॉपर्टीज़ है बाकायदा उनको आइडेंटिफाई करेंगे हम, और आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ के अहले इलाका को उस खात में जोड़ेंगे, और ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, वक्फ प्रॉपर्टी की ख़रीद फरोख्त ना हो सके, उस पर कोई कब्ज़े ना हो सके। तो अहले इलाका जो है उस पर हमारी जो है आँख और कान बन के वहाँ पे काम करेंगे, और हम सब मुत्तहिद होके दिल्ली में वक्फ का जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और वक्फ का इदारा है उसको महफूज रखेंगे। आपका इसमें मुझे ताउन भी चाहिए। शुक्रिया। ठीक है।